बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज 6.2 एक्सरसाइज करेंगे और इससे पहले हमने 6.1 एक्सरसाइज की। वहाँ पे हमने ये समझा था कि हमारे पास कुछ नंबर्स के ना पैटर्न होते हैं, तरीकाकार होता है उनके लिखने का। ठीक है, एक के बाद दो है, तीन है, चार है, तो ये भी एक प्रॉपर तरीका है लिखने का कि जी हर दफ़ा अगली टर्म जो है उसमें कोई चीज़ प्लस हो के आ रही है। तो डिफरेंट तरह के तरीके थे नंबर्स को लिखने के, एक पूरी तरतीब लिखी जाती थी। तो वो हमने 6.1 में पढ़ा, उसकी फिर जनरल टर्म हमने वहाँ पे बनाई थी। तो उनमें से एक ख़ास तरीका जो है वो यहाँ 6.2 में आना है, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वही है कि जी एक नंबर के बाद एक और नंबर आए, एक और नंबर आए, एक और नंबर आए, या तो वो बढ़ता चला जाए या कम होता चला जाए। तो एक सीढ़ी बन रही होती है, या आप उससे उतर रहे होते हैं या उससे चढ़ रहे होते हैं आगे की तरफ। तो इसलिए इसका नाम हमने प्रोग्रेशन रखा हुआ है, सीक्वेंस है। ठीक है, तरतीब है एक। अब ये वाली जो तरतीब है इसको हम अरिथमेटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक बेसिकली किसको कहते हैं? प्लस माइनस को। तो इसमें क्या होगा कि हर दफ़ा कोई एक चीज़ प्लस हो रही होगी या बाज़ औक़ात माइनस भी हो रही होगी। तो प्लस और माइनस बेसिकली एक फैमिली है, इसको सारे को हम अरिथमेटिक या एक की फैमिली, प्लस की फैमिली कह सकते हैं इसको। तो हर दफ़ा कोई चीज़ ऐड होने से एक अगली टर्म आएगी, तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हमने पढ़ना है, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े के सवाल हैं। सो देखें ज़रा इसमें क्या करना है। अब इसमें तो वही मैंने शुरू में लिखा, थोड़ी सी थ्योरी है कि समथिंग इज़ एडिड और सब्ट्रैक्टेड, कि कोई ना कोई चीज़ जमा करा रहे होते हैं या माइनस करा रहे होते हैं अगली रकम लेने के लिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको समझने के लिए आप ये एक सीरीज देखें जो मैंने लिखी हुई है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें हर दफ़ा क्या क्या चीज़ ऐड हो रही है। 3 कैसे आया जी? 2 ऐड करने से। 5 कैसे आया? 2 ऐड करने से। हर दफ़ा पिछली रकम में 2 ऐड करने से अगली रकम आ रही है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसका फार्मूला होता है कि आप अगली रकम में से पिछली रकम माइनस करा दें। 5 -3 कर लें या 7 -5 कर लें या 3 -1 कर लें, हर दफ़ा से क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा, और वो ज़ाहिर है कि यहाँ पे 2 आ रहा है। अब इस कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा डी, ये देखें। और इसका वही फार्मूला a2 - a1, अगली रकम में से पिछली रकम को माइनस कर देना है। अगर आप nth की टर्म में जाएं तो an फॉर एग्जांपल 10वीं रकम है, तो उससे an - 1 यानी कि 9वीं रकम को आप माइनस करा लें। तो जो साथ साथ वाली दो रकमें है ना, बड़ी वाली में से छोटी वाली को आपने माइनस करा लेना है, सब्ट्रैक्ट करवा लेना है। ठीक है जी, तो वो हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर सवाल में हम इसको फाइंड कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये देखें, ये इसका ना एक जनरल फार्मूला है इसको लिखने का, कि जी पहली टर्म को ऑलवेज हम a1 कहते हैं, उससे जो अगली टर्म है देखें ज़ाहिर है पिछली वाली में d प्लस होने से आएगा ना, वो जो कॉमन डिफरेंस है वो हर दफ़ा ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो a1 + d, उससे आगे वाली में a1 + 2d, क्योंकि 2 दफ़ा d ऐड होगा, क्योंकि ये एक दफ़ा d ऐड करने से पिछली रकम आई थी, एक और d ऐड करने से यानी कि 2d, एंड फिर चलता चला जाएगा। और जो आखिरी टर्म होगी, nth टर्म जिसको कहते हैं, वो होगी a1 + n - 1। अब nth रकम के लिए n-1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उससे एक पीछे वाला d होता है। क्योंकि देखें ना, अगर ये हमारी कौन सी वाली रकम है, ये थर्ड वाली रकम है, क्योंकि 1 2 और 3 ये तीसरी टर्म आई ना, तो तीसरी टर्म में d के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। तो a3 में d के साथ 2 है, तो एक कम हुआ ना। तो जब हम an कहेंगे तो उसमें फिर d के साथ n-1 लगाएंगे। तो ये उसकी nth टर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, इसको भी हमने याद करना है। तो इस सारे के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ये वाला है, और ये जो d फाइंड किया जाता है, और a1 d और बाकी ये वाली फार्मूला। तो इन तीनों को यूज़ करते हुए हमने बहुत सारे सवाल करने हैं। तो बस यही थोड़ी सी थ्योरी थी इसकी। अब चलें एक्सरसाइज शुरू कर लें। पहला जो सवाल है हमारा 6.1 का, उसमें हमें क्या करना है? तो कहते हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, डी मैंने अभी बताया, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस कराते हैं, एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, और अगली जो 2 रकमें हैं वो फाइंड करके दें, जो भी ये नीचे अरिथमेटिक सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है। पहला पार्ट देखें, 9 16 23। तो सबसे पहला काम यही होता है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करें, और वो मैंने बताया जिस सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस कर लें। 16 - 9 करेंगे तो आंसर 7। अब 23
23 में से भी करेंगे 16 को तो फिर भी आंसर वही आना है, तो 7 आ गया। जब डी का पता चल गया तो फिर हमें पता है कि जो अगली रकम है हमारी 23 है ना, उससे अगली कितनी रकम है, उसने कहा हुआ था नेक्स्ट 2 टर्म, तो 23 से आगे वाली 2 रकमें फाइंड करनी है। तो हर दफ़ा ये जो 7D आया हुआ है इसको हम 23 में ऐड कर लेंगे, फिर और ऐड कर लेंगे तो अगली 2 रकमें आ जाएंगी। तो तरतीब वाइज देखें, लिखा है कि A1 हमारी 9 थी, A2 16 थी, A3 23 थी, तो ज़ाहिर है हमें A4 चाहिए। तो A4 का फार्मूला क्या होगा, A1 + 3D। अब दोनों तरीकों से कर सकते हैं, एक तो ये फार्मूला और ये अक्सर हम यूज़ करेंगे क्योंकि चौथी रकम फाइंड करनी है। तो देखें डी के साथ हम 3 लगा रहे हैं, वही जो मैंने पीछे लॉजिक बताई कि डी के साथ ए का आपने कम रखना होता है जितने भी रकम फाइंड कर रहे हो आप, तो उस तरह से बहरहाल ये फार्मूला बनता है। वरना ये है कि आप 23 में 7 और ऐड कर लें तो वो 30 हो जाएगा, फिर 30 में 7 और ऐड कर लें तो 37 हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है क्योंकि यही तरीका हम बार बार यूज़ करते हैं। तो A1 की वैल्यू लगाएं, D की वैल्यू लगाएं, 3 7 21, 21 और 9 ऐड करके देखें 30 आ गया। अब उससे एक और अगली भी चाहिए थी तो A5 हो जाएगा उसका नाम, क्योंकि पिछली A4 थी, तो A5 = A1 + 4D। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो 4 के साथ ये D7 है उससे मल्टीप्लाई करें, 28 और 9 मिलके 37। तो जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है हमारी 30 और 37। अगला पार्ट, अगले पार्ट में है 5 + 2 स्क्वायर रूट 5 + 2 स्क्वायर रूट 2। तो अगेन हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं और हमें पता है कि ये अरिथमेटिक है। तो जब अरिथमेटिक का हमें पता है तो हर दफ़ा डी ही फाइंड करना है। सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं, तो ये सेकंड वाली, उसमें से फर्स्ट वाली माइनस, वो हमने लिख लेनी है। 5 से 5 कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर रूट रह गया, तो इसका मतलब डी हमारा वो जो स्क्वायर रूट 2 है, और हर दफ़ा ये ऐड होने से अगली रकम मिल जाएगी हमें। तो अगली रकम जो है हमारी उसी तरह से कि 1 2 3 3 हो चुकी हैं, चौथी हम टर्म फाइंड करने लगे हैं, तो उसके लिए वही फार्मूला A1 + 3D। तो A1 की वैल्यू लगाएं जो कि 5 है पहली रकम, और 3 और साथ D की वैल्यू जो है 2 का स्क्वायर रूट। तो देखें इसको फर्दर तो हल कर नहीं सकते ना, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और उससे जो अगली सेकंड टर्म है उसके लिए ज़ाहिर है वो 3D थी, अब यहाँ आपने 4D कर लेना है, तो 4 और बस D की रकम लगाएं। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई और ये हमारी सेकंड टर्म आ गई, दोनों को लिख देते हैं तो वो आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, बड़ा सिंपल सा था कि जी आप D फाइंड कर लें और उस D की हेल्प से जो मर्जी रकम जो है फाइंड करनी है, अगर A1 का भी पता है, क्योंकि A1 का पता हो फर्स्ट टर्म का और D का पता हो तो आप जितने भी मर्जी रकम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। A100 है, A200 है, जो मर्जी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि फार्मूला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, यहाँ पहली 3 रकमें वो फाइंड करनी है ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें मालूमात उसने दी हुई है कि जी फर्स्ट टर्म 2 है और D 13 है, तो ये तो वही बात होगी जो मैं अभी बात कर रहा था कि D और A का पता हो तो हम कोई भी रकम फाइंड कर सकते हैं। अब उसने कहा है पहली 3 रकमें, तो फर्स्ट टर्म तो उसने पहले से ही दे दी हुई है हमें 2, अब उससे हमें सेकंड टर्म चाहिए और थर्ड टर्म चाहिए। तो आपको पता है कि सेकंड टर्म अगर फाइंड करनी है हमने तो A1 + D होना चाहिए, तो दोनों को ऐड कर लें, तो 2 और 13 को ऐड करें तो आंसर देखें 15 आ जाता है, क्योंकि A1 और D को ऐड करना है ना, तो देखें 2 और 13 ऐड किए 15। इसी तरह से जो थर्ड टर्म होगी हमारी उसका फार्मूला बन जाएगा A1 + 2D, ठीक है ना, उसी तरीके से। तो 2 और D 13 है, 13 2 26, 26 और 2 मिलके 28, तो 2 पहले से था, 15 और 28 हमने कैलकुलेट कर ली। तो देखें बड़ा सिंपल सा काम है। आगे भी वही कि A1 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो A1 तो पहले से है, A2 यानी कि सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो A1 और D को आप इकट्ठा कर लें, ऐड करवा लें। तो चूंकि D है ही माइनस का तो वो माइनस लिखें, 12 - 13 -1 हो गया। और A थर्ड आपने निकालना है तो A1 + 2D लिखते हैं। A1 की वैल्यू 2 13 26, फिर माइनस करेंगे -14, तो पहली A1 थी 12, अब A2 हमने -1 निकाली है और A3 हमारे पास -14। तो सेम तरीका था। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा आराम से इजीली जो है वो हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड an+1 एंड a2n, कोई भी रकम है, अब जाहिर है an+1 है, n का मतलब होता है कोई भी है, हमें नहीं पता, जनरल टर्म है ना, तो n की जगह 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो बहरहाल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, n शन बड़ी दफ़ा आता है ये। सो an+1 फाइंड करनी है और a2n फाइंड करनी है, कोई मसला नहीं है। और देखें nth रकम उसने हमें दी हुई है, जनरल फार्मूला उसने दिया हुआ है an = 4 + 3n, तो इसी को यूज़ करते हुए हम ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे। तो पहला स्टेप यही होगा कि इसको हम लिख लेते हैं an को। अब देखें जो हमें फाइंड करने हैं वो n+1 है, तो सिंपल आप n की जगह पे n+1 सब्स्टिट्यूट करवा दें। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपने n+1 लगा देना है, क्योंकि वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो देखें इस n की जगह पे हमने n+1 लिख लिया, तो आगे भी n है तो इस जगह पे फिर वही n+1। ठीक है, सिंपल काम है। अब इसको फर्दर हल कर लें, 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3n 3 1 3, 4 और 3 मिलके 7 और साथ 3n, तो ये जो हमारा an+1 है उसकी वैल्यू देखें आ गई 7 + 3n, तो बड़ा सिंपल काम। और नेक्स्ट हमें n की जगह पे 2n चाहिए, तो अब अगेन उसी तरह इधर भी 2n लगा दें, इधर भी 2n लगा दें, तो रिप्लेस n बाय 2n, तो इधर भी देखें लग गया, तो 3 2 6, 6n और साथ 4। अब ज़रा फर्दर तो हल नहीं हो सकता ना, तो इसको भी यहीं पे छोड़ दें, तो एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। तो n+1 और 2n जो है वो हमने फाइंड कर लिया। तो ये भी देखें बड़ा सिंपल सा काम था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, यानी कि जो रकम बताई जा रही है उसको फाइंड करें, और ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, और अब भी जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है वो यही है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है, प्रोग्रेशन है जो भी है। तो a1 की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू भी उसने दी हुई है, और a14 फाइंड करना है। तो वही कंसेप्ट कि d और a1 पता है, तो 14th वाली वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब a14 का क्या फार्मूला होगा, मैंने अभी आपको बताया था, a14 = a1 + 13d, क्योंकि 14वीं वैल्यू फाइंड करनी है तो d के साथ 13 लगना है, एक उससे कम लगना है। ठीक है, उसकी लॉजिक हमने शुरू में पढ़ ली थी। तो a1 और d की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो d की वैल्यू 7 है, 7 13 91, और उसमें 3 ऐड कर लिया तो 94, तो ये हमारे पास 14th टर्म जो है वो मिल जाती है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पे उसने 8 3 -2 यानी कि पूरी एक सीक्वेंस जो है वो दे दिया हुआ है, और a12 हमने फाइंड करना है। तो a12 ज़ाहिर है उसका मतलब यही है कि a1 + 11d, क्योंकि 12वीं रकम फाइंड करनी है, 11d हमें लिखना है। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि हमें a1 और d का पता होगा तो लिखेंगे। तो a1 की वैल्यू 8 है, ठीक है, पहली टर्म है, ठीक है, और d के लिए 3 में से 8 को माइनस करवाएंगे, सो 3 - 8 किया तो -5, तो a1 की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। तो a12 = a1 + 11d, और d की वैल्यू -5 लगाएंगे 55, और 8 - 55 जो है वो -47। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहते हैं द 18th एंड द 30th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस आर दिस वन एंड दिस वन। 18वीं रकम भी दी हुई है और 30th अमाउंट भी दी हुई है। तो आपको पता है 18th टर्म जो A18 है वो क्या होगी, A1 + 17d, और जो 30th अमाउंट है वो क्या होगी, A1 + 29d। तो उस तरह से दो इक्वेशंस हमारे पास मिल जाएंगी, तो वो हम लिख लेंगे। और फिर कहता है कि 1000 से पीछे पीछे ये कितनी टर्म्स बनती हैं, वो भी हमें एक एक्स्ट्रा आंसर जो है वो बना कर दें। तो ठीक है, वो भी हो जाएगा। सो पहले A18 जो है A1 + 17d लिखा जाएगा, और हमें पता है कि जो 18वीं अमाउंट है वो किसके बराबर है, 367 के। और जो हमारी 30th अमाउंट है A1 + 29d लिखेंगे, और वो 499 है। तो इन दोनों को ऊपर नीचे रख लेते हैं, क्योंकि असल काम देखें वही है कि अगर हमें A1 और D का पता चल जाए तो हम फिर ज़ाहिर है कि बाकी काम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी यही करना है, A1 और D हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखें A1 एक जैसा है, तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करवा दें तो ये कट जाते हैं, तो नीचे साइन हम चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा। और -29 + 17 कैलकुलेटर में करें -12, और इन दोनों को भी ज़ाहिर है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -132, दोनों माइनसेस कट जाएंगे, 12 जाके डिवाइड करेगा तो D की वैल्यू 11 आ गई। अब ये 11 वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, चाहे इस वाली में चाहे इस वाली में पुट करा दें। तो इस वाली में अगर पुट कराएंगे तो 17D उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, -17d, और d की वैल्यू 11 लगा लें। तो 11 17 = 187, और इसमें से ये माइनस होगा तो देखें A1 की वैल्यू आ गई 180।
अब 180 से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है 180। अब उसमें चूंकि D 11 है तो हर दफ़ा 11 11 ऐड हो के आगे को चलना है इसने, तो A1 भी है D भी है। अब जो दूसरा काम हमने करना है वो ये कि रकमें कितनी हैं जो 1000 से पीछे आए। तो रकमें जब वो बोलता है ना कितनी है, गिनती उसकी पूछता है, तो वो बेसिकली हम n फाइंड कर रहे होते हैं। क्योंकि ये देखें जो an का फार्मूला है हमारा, nth टर्म का फार्मूला, उसमें देखें एक तो nth टर्म आती है, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म भी आती है, n का मतलब होता है कि कितनी रकमें हैं जो कि हम यहाँ फाइंड करना चाह रहे हैं कि 1000 से पीछे रकमें कितनी होंगी। तो वहाँ n, अब यहाँ n फाइंड करेंगे और d ज़ाहिर है d भी हमें पता है, तो d और A1 की वैल्यू हम लगा सकते हैं और an जो है वो 1000 कर लें, क्योंकि उसने कहा है कि 1000 से पीछे पीछे कितनी, तो 1000 तक कितनी ऐसे कह ले। तो जो nth रकम है जहाँ तक हमें जाना है वो 1000 है, तो an की जगह पे 1000 यूज़ कर लेंगे। देखें वहाँ पे 1000 यूज़ किया। अब थोड़ा मैंने इधर आगे पीछे कर दिया ना, an को उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो A1 की वैल्यू 180 लगाई, n-1 लिखा और d की वैल्यू 11 लगा ली और an की जगह पे 1000। अब देखें यहाँ बराबर की जगह मैंने लेस देन यूज़ किया है, क्योंकि उसने यही कहा था कि उससे 1000 से पीछे आए, 1000 के बराबर नहीं उसने कहा, इसलिए वो लेस देन का जो वर्डिंग है वो हम यूज़ कर रहे हैं, उसका सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हल करें, 180 उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस हो के ये कितना बन जाता है 820 मेरे ख्याल में बनता है, तो वो हम लिख लेते हैं 820 बनता है, ठीक है। अब 11 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके पूरा पूरा आंसर तो नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है, आने दें क्योंकि हमें आंसर तक पहुँचना है अपने। अब -1 है, उसको भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उतर जाती हैं, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 74 में 1 ऐड करें तो 75, तो अब ये 75.54। अब देखें n की वैल्यू आ रही है 75.54। अब n क्या होता है, रकमें कितनी है, 1 है 2 है 3 है। अब 75 तो समझ आता है कि जी 75 रकमें हैं, लेकिन 0.5 यानी अगर 1000 हो ना आखिरी वाली रकम, तो ये हमारा जो n है 75.54 होना चाहिए। अब चूंकि 1000 से पीछे आना है तो n को भी पीछे लाएं, तो पीछे लाने का मतलब ये है कि पीछे की तरफ राउंड ऑफ करेंगे तो 75, यानी इसका मतलब अगर 75 रकमें हों तो वो 1000 से नीचे नीचे रहती हैं। तो इस तरह से लॉजिक यूज़ करके हम n की वैल्यू 75 दे देंगे उसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इज़ 301 अ टर्म ऑफ दिस AP। ये जो AP है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 11, 17, और जाहिर है कि ये चलती चली जा रही है, तो क्या इसको अगर आप चलाते जाएं तो 301 उसके सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसी सीक्वेंस की ये टर्म बनती है कि नहीं। तो उसी तरह से काम करेंगे, जाहिर है 5 हमारा A1 होगा, D के लिए 11 में से 5 को माइनस करवा लेंगे तो D की वैल्यू 6 आ गई। अब ये जो 301 है ना, जहाँ तक हमने पहुँचना है, अगेन इसको AN कह लें, nth रकम, कि भाई ये दूर वाली रकम है, वहाँ तक हमने जाना है, तो उसको आप AN कह सकते हैं। और देखें वही फार्मूला शुरू में मैंने बताया था ना, AN वाला फार्मूला बार बार यूज़ होना है, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें nth रकम है, उसमें फर्स्ट रकम है, उसमें n भी है और उसमें d भी है। तो 4 चीज़ें हैं, तो उनमें से 3 अगर नोन हो, पता हो, तो चौथी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये काम जो है इसका कर सकते हैं। तो AN की वैल्यू 301 लगा लें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वहाँ तक हमने चेक करना है, ठीक है। अब A1 की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 6 है, N फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि N फिर वो बताता है ना कि ये जो 301 है वो कितनवीं रकम होगी, तो वो बहरहाल देखते हैं। तो पहले कौन जाएगा उस साइड पे, क्योंकि बारी बारी सारी चीज़ों को उधर लेके जाना है, तो पहले ये जो आज़ाद चीज़ होती है वो जाती है, 5 उधर जाएगा, माइनस होगा 296। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, पॉइंट में आ जाएगा। अब -1 भी उधर जाएगा तो जमा होना है ना, तो 49 से 50 हो जाएगा, लेकिन 50.33। अब यहाँ n की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आई, 50 आती, 51 आती, तो हम कहते भाई इतनी भी रकम ये बिल्कुल ठीक है, 301 उसी की सीरीज़ में आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उसी की सीरीज़ हो तो n = 1, n = 2, मतलब कि जी 15वीं रकम है, मतलब कि जी 50वीं रकम है, ठीक है। वो n से ये पता चलता है इतनवीं रकम है। अब यहाँ पे तो पॉइंट में है, तो इसका मतलब कि उसकी सीरीज़ में वो आ ही नहीं रहा, अशारिये में चीज़ जा रही है n हमारा। तो जब ये आ जाए कि n पॉइंट में आ रहा हो, तो आपने कह देना है कि ये जो रकम थी 301 ये उसकी सीरीज़ में नहीं आती, ठीक है। ऐसे करके हम उसको लिख देंगे, इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। आगे चले 7 वाले की तरफ। अब यहाँ पे कहता है इफ़ 2x और ये आर इन AP।
अब ये एपी में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब यही होगा कि लेट्स सपोज ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और इनके दरमियान जो है एक डी भी फाइंड किया जा सकता है क्योंकि अरिथमेटिक है, ठीक है। सो आर इन एपी देन फाइंड एक्स, और एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है, डी वाला काम यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है इसमें से इसको माइनस करें तो डी आ जाता है, इसमें से इसको माइनस करें तो डी आ जाता है। तो यहाँ पे हम दो डी फाइंड कर लेंगे, एक डी ज़ाहिर है इसमें से ये माइनस एक्स प्लस 8 माइनस 2x, और ज़ाहिर है 8 प्लस का और x में से -2 करेंगे तो -1 हो जाता है, माइनस एक्स हो जाएगा। और दूसरा डी फाइंड करते हैं, इसमें से ये माइनस करा लेते हैं, 3x + 1 माइनस एक्स माइनस 8, वो देखें ऐसे लिख ले, 3x में से एक x निकाल दें 2x, और +1 माइनस 8 करेंगे तो -7। अब देखें चूंकि दोनों डीज हैं तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो आपस में बराबर होनी चाहिए, तो दोनों को हम एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। तो दोनों वैल्यूज बराबर रख ली। अब देखें आपके पास इक्वेशन बन गई है, आप बड़े आराम से x फाइंड कर सकते हैं। -x इधर ले आए, -7 उधर ले जाएं, तो ये 3x, ये 15, 3 जाके उसको डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। देखें कितने आराम से ये काम हो गया, बस उसकी जो लॉजिक है उसको समझ के आपने चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ द एपी, अब ये एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और उनमें से कौन सी वाली टर्म ये बन जाती है 123। तो इस तरह का फार्मूला अभी यूज़ किया, क्योंकि A1 हमें ये मिल गई, D के लिए 8 में से 3 माइनस करेंगे, और ये जो 123 है इसको हम क्या कहेंगे, nth टर्म, क्योंकि वहां तक हमने पहुंचना है। और कह रहा है विच टर्म, कौन सी वाली ये टर्म है, यानी कितनवीं वाली है, ठीक है। n = 20 आता है कि 30 आता है, यानी कितनवीं रकम है वो हमने फाइंड करनी है। तो सारी वैल्यूज़ तो हैं हमारे पास, A1 3 है, D के लिए उसको माइनस करवाया, n फाइंड करना है और nth अमाउंट 123 है। तो बस उसका फार्मूला लिखें, an की जगह 123, A1 3 आ गया, n फाइंड करना है और D 5, बस स्टेप बाय स्टेप ले जाएं। 3 उधर जाके -120, 5 जाके डिवाइड तो 24, और -1 उधर गया तो +4। देखें कितना आराम से काम ये हो रहा है, और n की वैल्यू देखें 25। अब इसका मतलब क्या होगा कि जी 25वीं रकम जो है इस सीरीज़ की वो कौन सी वाली थी, 123। तो ऐसे करके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9 पे चलें, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी अब ये एपी है 30, 29.5, 29, ये नीचे की तरफ जा रही है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो डी है ना वो मुझे नज़र आ रहा है 0.5 है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो कहता है कि उसकी कितनवीं रकम जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। अब ज़ाहिर है कम होते होते इसने 0 हो जाना है एक जगह पे पहुंच के, और 0 से फिर आगे अगर 0.5 माइनस होता जा रहा है तो 0 के आगे फिर नीचे क्या होगा, -0.5, उसके आगे -1, फिर -1.5, ऐसे उसने नीचे की तरफ चलते चले जाना है। तो वो हमने देखना है कि कितनी रकम बनती है। तो फिर वही 8वें सवाल की तरह ही काम होगा। ये एपी हमारे सामने है, A1 हमारी 30 हो गई, डी के लिए इसमें से ये माइनस कराएंगे -0.5, और nth रकम भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना 0 हो जाएगा, अब 0 के फ़ौरन बाद क्योंकि पहली नेगेटिव टर्म पूछ रहा है तो -0.5 बननी है, तो an भी हमारी -0.5 वो हम लिख सकते हैं, और n हमने फाइंड करना है। तो वही फार्मूला nth टर्म का वो हम लगाते हैं, an = दिस वन, nth टर्म भी हमारी वही -0.5, फर्स्ट टर्म हमारी 30 है, d की वैल्यू लगा लें। अब उसी तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, 30 उधर जाएगा, माइनस का दोनों इकट्ठे हुए 30.5, कैलकुलेटर का यूजेज किया करें। अब वही बात कि ये जब उधर जाना है, एक तो ये है कि माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा ना, और दूसरा 0.5 ने उधर जाना है तो इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेगा तो 61, कैलकुलेटर से करें, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू 62 हमें मिल गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया मुकम्मल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे क्या है जी, द 7th एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर दिस वन एंड दिस वन। इसकी तरह का भी सवाल पीछे किया था, 7वीं रकम और 21वीं रकम दी हुई है उसने। तो A7 ज़ाहिर है A1 + 6D, और वो 37 है, A21 जो है A1 + 20D, क्योंकि ये 21 है तो इसने 20 होना है, और वो 107 है। अब करना क्या है, फाइंड द एपी, एपी पूरी बनाएं।
अब AP बनाने का मतलब ये होता है कि A1 भी चाहिए, A2 भी चाहिए, A3 भी चाहिए, लेकिन आपको पता है जब आपके पास A1 भी आ जाए और D भी आ जाए तो आप सारी टर्म्स बना सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो वही प्रोसेस होगा, इनमें से ज़ाहिर है A1 को आप सब्ट्रैक्ट करवा दें, माइनस माइनस लगा दें, ये कट गए, और -20 + 6 करेंगे तो -14, और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करें तो -70, दोनों माइनसेस कट गए, 14 ने जाकर डिवाइड करना है, D की वैल्यू 5। अब जब D आ जाए तो फिर A1 फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लें, वो मैंने इधर यहाँ साइड पे कर दिया है, तो इसको लिखेंगे 37 और ये उधर जाएगा तो -6D, और D की वैल्यू 5 लगा लें, तो 6 5 30, माइनस कराएं, फर्स्ट वैल्यू आ गई 7, तो A1 भी आ गया, D भी आ गया, तो बस ठीक है। और इसमें उसने 100वीं रकम भी फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, एंड इट्स 100th टर्म, तो 100 टर्म पहले निकाल लेते हैं, A1 + 99D करके, क्योंकि ज़ाहिर सारे काम अब हो सकते हैं। तो A1 की वैल्यू और ये देखें मल्टीप्लाई करके प्लस किया, 502 वाली 2 जो है उसका आंसर बन गया। अब हमें चूंकि सीरीज भी बनानी है तो फर्स्ट टर्म का तो पता है, सेकंड टर्म में क्या होगा, A1 + D, सिंपल, दोनों को ऐड करें 12, और A3 के लिए A1 + 2D, क्योंकि पहले 3 रकमें आ जाएं तो वो सीरीज सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। सो जाहिर है वो करेंगे तो ये आ गया, तो पहली रकम 7, 12, 17, और उसके बाद फिर आपको पता है डॉट डॉट लगा देते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये उसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। ये हमारा क्वेश्चन 10 हो गया मुकम्मल। अब चलें 11 की तरफ, कहता है इफ़ 1/a - c, 1/b - c, 1/b - a आर इन AP, अब ये भी AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि खुद वो बता रहा है, देन शो दैट कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। अब देखें ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें भी ABC ही आ रहा है, यानी यही चीज़ें आ रही हैं ना, तो हमारे पास एक टोटका तो वही है जो पीछे भी हमने एक दफ़ा किया था कि D निकाल लें, D, क्योंकि देखें ना पीछे भी सवाल में यही था कि 3 रकमें उसने दी हुई थी और उससे आगे काम करने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही काम है, तो D पहले फाइंड करने की तरफ जाया करें। तो D पहले हम फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लें, फिर दूसरा D फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करा लेंगे जैसे पिछले सवाल में किया, और फिर दोनों को बराबर रख के फिर देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। सो देखें पहला D कि जी 1/b - c - 1/a - c, इसमें से ये माइनस करा रहे हैं, तो ज़ाहिर है अब ज़ाहिर ये कर रहे हो तो ये तो बटा बन रहा है ना ओवर, तो ओवर में आए तो फिर एलसीएम तो लेना होता है, और ये नीचे चूंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं तो वो दोनों एलसीएम में आती हैं। और देखें वो जो रूल होता है कि नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो b - c कट गया, a - c ऊपर गया, 1 से मल्टीप्लाई होके वही, या सिंपल टोटका होता है कि इसका ओवर वाला इधर, इसका ओवर वाला इधर, सिंपल सा काम है, क्योंकि दो ही तो चीज़ें हैं और दोनों डिफरेंट भी हैं, तो इसलिए ये रूल लगा सकते हैं आप। सो बहरहाल a - c इधर आ गया, b - c वहाँ आ गया, लेकिन चूंकि माइनस है तो माइनस का ध्यान रखें, ब्रैकेट लगाएं, तो a - c - b + c, ठीक है, वो हो गया, और नीचे वैसे ही, और यहाँ से देखें c कट जाता है और हमारे पास रह जाएगा a - b ओवर दिस वन, ये मैंने लिखा नहीं है, a - b ओवर b - c और a - c, तो यहाँ तक ये स्टेप हमें यहीं पे छोड़ना है कि जी पहला D हमारा ये आ गया। अब दूसरे D के लिए थर्ड में से सेकंड को माइनस करा लेते हैं, जैसे आपको पता है कैसे करते हैं। अब इसका भी एलसीएम, तो वो देखें एलसीएम करके, तो इसमें से भी देखें अब यहाँ से B कट रहा है, तो प्लस का a - c ओवर दिस वन, और हमें पता है कि दोनों D's को हम बराबर रख सकते हैं, तो दोनों जो हमने आंसर्स लाए थे उनको आमने सामने रख लें, और यहाँ से देखें तो कोई एक चीज़ कटती है, यहाँ पे है b - c और यहाँ पे भी है b - c, दोनों के ओवर में है, तो दोनों के ओवर में है तो सेम पोजीशन हो, इक्वेशन के दोनों साइडों पे हो, चीज़ एक जैसी हो, तो फिर वो कट जाती है, तो ये b - c, ये b - c कट जाता है। अगर नहीं समझ आई तो ये देखें कि यहाँ डिवाइड में है ना, उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, ऊपर आएगा वो नीचे होगा, कट जाएगा, तो ये कट जाते हैं बहरहाल। तो a - b ओवर a - c और a - c ओवर b - a, और ये अगेन आ गया आंसर, जो उसने पूछा हुआ था वही हम उसको शो करा रहे हैं, तो बस ठीक है, ये हमारा आंसर जो है वो हो गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में कहता है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। अब थोड़ा गौर करना है, 3 डिजिट वाले नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। आपको पता है 99 तक जाएं तो 2 डिजिट है ना, 99 के बाद 100 आता है जिसमें 3 हिस्से होते हैं, एक 1 होता है, 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 100 से शुरू होते हैं 3 डिजिट वाले, और कहाँ तक जाते हैं 999, 999, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब 1000 आता है तो 4 डिजिट हो जाती हैं, तो 100 से लेके 999 तक,
तो ये आपने याद रखना है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 100 है, ठीक है। अब चूंकि हमने चेक करना है कि वो 7 पे डिवाइड होता हो, अब 100 तो नहीं होता, उससे आगे जाके 105 होता है 7 पे डिवाइड, तो वो हमने देख लेना है कि भाई डिविजिबल बाय 7। अब 100 को 7 पे तकसीम करें, आंसर आता है 14.28, ठीक है। लेकिन चूंकि ये तो 100 तो होता नहीं है पूरा पूरा, तो इससे आगे को जाएंगे। अब 14 से आगे क्या नंबर आता है? 15। तो इसका मतलब कि पहला नंबर जो है हमारा 15 होना चाहिए। अब इस 15 के आने का फायदा ये हुआ कि चूंकि हमने 7 पे डिवाइड किया था, तो 7 15 करने से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल नंबर क्या आना है, 105। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 105, यानी जो पहला नंबर 7 पे डिवाइड होगा वो कौन सा होगा? 105। तो उसको आप A1 कह लें। अब उसके बाद A2 होगी। अब 1-2 नंबर और भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 7 पे डिवाइड होना ना, तो 7 और उसमें जमा कर लें। 105 के बाद 7 जमा करें 112, फिर 119, और इस तरह से सीरीज चल पड़ती है। लेकिन अब एंड पे चले, 999 पे चले। अब 999 को भी 7 पे डिवाइड करें तो आता है 142.57। लेकिन अब देखें 999 से आगे नहीं जाना, उससे पीछे जाना है। उससे आगे फौरन तो वो 1000 हो जाता है 4 डिजिट वाला, तो इससे पीछे की तरफ आना है। तो 142.7 है, तो इसको पीछे की तरफ राउंड ऑफ करें 142, क्योंकि पीछे रहना है। अब 142 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको आखिरी डिजिट जो है पता चल जाएगा 994, जो कि 7 पे डिवाइड होता है। तो फर्स्ट टर्म का भी पता चल गया, लास्ट वाली का भी पता चल गया, और डी का भी पता चल गया। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई ना 105 A1, और जो लास्ट वाली है उसको AN कहते होते हैं, आपको पता है। वो AN हमारी जो है वो क्या आ रही है? 994। और डी हमारे पास पहले से है कि जी 7 पे डिवाइड होना है। तो सारी टर्म्स हैं। अब ये अपना फार्मूला यूज़ कर लेंगे, AN इज इक्वल टू ये वाला। तो AN हमारी 994, A1 हमारी 105 है, डी हमारा 7 है, N हम, क्योंकि N से फिर पता चलेगा ना, जो उसने पूछा हुआ है कि भाई कितनी रकमें हैं जो 7 पे डिवाइड होती हैं, तो पता चल जाएगा। तो बस 105 को उधर लेके जाएं, माइनस करवाएं 889, फिर 7 जाके उसको डिवाइड करेगा 127 आएगा, -1 जाके उससे प्लस होना है, तो n की वैल्यू 128, यानी 128 रकमें ऐसी हैं जो 100 से लेके 999 तक जाती हैं और वो 7 पे डिवाइड भी होती हैं, 128। तो ये हमारा आंसर बनेगा 12 वाले का। 13 वाले की तरफ, फाइंड द 8th टर्म, 8वीं रकम फाइंड करनी है फॉर द एंड ऑफ AP, AP के एंड से। अब यहाँ उल्टा काम है, थोड़ा सोचना है। ये उसने AP दिया हुआ है 8, 11, 14 और इस तरह से। अब ज़ाहिर है यहाँ से D फाइंड कर सकते हैं और 8वीं रकम भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टोटका या उसकी टेक्निकलिटी ये है कि आपने एंड से नापना है। एंड से नापने का मतलब 185 से पीछे की तरफ आना है। तो समझें कि आपके पास ये सीरीज़ जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है। आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 185 पहले और डॉट डॉट करते हुए 14, 11, 8 इस तरह से करके, क्योंकि उसने एंड से शुरू करने के लिए कहा है। अब A1 हमारी 185 है, D अब इधर से तो नहीं फाइंड होना, इधर से कर ले फाइंड, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 11 - 14, तो देखें वो -3, क्योंकि अब नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, कमी की तरफ जा रहे हैं। तो D हमारा -3 है। अब 8वीं रकम फाइंड करनी है, बड़ा सिंपल सा काम है। A1 + 7D करें, A1 की वैल्यू लगाएं, D की वैल्यू लगाएं, मल्टीप्लाई करवाएं, तो देखें हमें मिल जाती है 164। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब देखें ये प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये अरिथमेटिक नहीं है, उसने बताया नहीं है, और हमने उसकी nth टर्म जो है वो बनानी है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वही सवाल है जैसे 6.1 में हमने किया था पिछली एक्सरसाइज में, क्योंकि वहाँ पे भी हम जनरल टर्म्स बनाते थे, ठीक है। तो वही एक तरीकाकार करके जनरल टर्म इसकी बनानी है, और उसके बाद फिर कहता है कि चेक करके बताएं कि ये अरिथमेटिक बनती है कि नहीं। तो वो देख लेते हैं। आप देखें पहली टर्म है हमारी 3/7, उसके ऊपर पावर 10 है, उसके बाद 3 की जगह 10 आ जाता है, नीचे फिर 7 है, ऊपर फिर 10 है। तो नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म चेंज नहीं हो रही, ठीक है, वो जो स्केयर की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में है, और ये जो ऊपर वाली है बस वो चेंज हो रही है, और उसमें देखें 7 का इजाफा हो रहा है। अब इसको जनरल फॉर्म में बनाएं तो आपको पता है जो पहली टर्म है वहाँ 1 आना चाहिए, सेकंड में 2 आना चाहिए, थर्ड में 3 आना चाहिए, तभी तो उसकी जगह n लिखेंगे जब nth टर्म होगी। तो इसलिए देखें आप यहाँ करें 7, क्योंकि देखें 7 हर दफ़ा जमा हो रहा है। जनरल टर्म बनाने का रूल होता है कि हर दफ़ा जो चीज़ ऐड हो रही है या जो भी काम हर दफ़ा हो कि अगली टर्म बन रही है वो ज़रूर लिखें। अब हर दफ़ा 3 का इजाफा हो रहा है ना ऊपर, 7 का, तो 7 का हर दफ़ा इजाफा हो रहा है, तो फिर आपने 7 ज़रूर लिखना है, और उसके साथ ब्रैकेट में 1 लगा लें, क्योंकि फर्स्ट टर्म है।
तो 7 1s आर 7। अब 7 में से क्या माइनस करें तो वापस 3 पे पहुंचे, तो 4, तो यहाँ पे हमें 4 लिखना चाहिए। अब देखें इसी को आप पैटर्न को लेके आगे चलेंगे ना। अब ये 10 था तो आप लिखेंगे 7 और उसके ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, क्योंकि पहले 1 लिखा था क्योंकि सेकंड टर्म है। तो 7 2s आर 14, 14 में 4 निकालें तो देखें 10, वो पैटर्न सेम चलना शुरू हो जाएगा। आगे 3 करेंगे तो 7 3s आर 21, उसमें से 4 माइनस किया 17, तो बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है। अब इसको डॉट 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 नीचे लेके आए तो जाहिर है 3 की जगह पे n लगा दें, तो यहाँ पे भी 3 की जगह पे n लगा दें, बाकी वही है 7n माइनस 4/7 और उसके ऊपर पावर 10। तो ये हमने उसकी nth टर्म बना ली। अब देखें ये जो nth टर्म बनाई है ना, ये नहीं हुआ कि हर दफ़ा 7 7 ऐड होके नई टर्म आई है, क्योंकि ऐड होने का मतलब होता है पूरी रकम में 7 ऐड हो रहा हो। अब पूरी रकम में तो 7 ऐड नहीं हो रहा, ऐड सिर्फ 7 हो रहा है ऊपर वाली टर्म के अंदर, ना इसमें ऐड हुआ है ना पावर में ऐड हुआ है, वो तो फिक्स रह रही है। क्योंकि अब इस सारी को लिख के इसके साथ +7 करेंगे ये तो नहीं बनेगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट एन एपी बिकॉज नेक्स्ट टर्म्स आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कॉमन नंबर। वो जो कॉमन नंबर 7 था वो ऐड करने से अगली टर्म नहीं बन रही, तो ये एपी नहीं है, कोई आम प्रोग्रेशन है, लेकिन जाहिर है कि हमने उसकी जनरल टर्म उसको बना दी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 10 17 एंड दिस वन, अब 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, एक ये पड़ी हुई एक ये पड़ी हुई, आर सच दैट, कहता है इस तरह से ये प्रोग्रेशंस हों दैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल, कि इसकी भी nth टर्म बनाएं इसकी भी nth टर्म बनाएं तो वो दोनों बराबर हो जाएं। तो फिर कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फिर n फाइंड करें। तो बड़ा सिंपल काम है, इसकी भी nth टर्म बनाएं इसकी भी nth टर्म बनाए, दोनों को बराबर रख लें, वहाँ से n निकल आएगा। सो बहुत ही सिंपल काम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट वाली 3 10 17 लिखेंगे। अब इसमें फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, बस d का पता चलाना है, 10 में से 3 माइनस करें 7, तो nth टर्म क्या होती है, a मैंने डायरेक्ट लिख दी है a1 प्लस n माइनस 1d, तो a1 हमारा 3 था, d ये लिख दें। अब ये an बन गई, इसको रखें एक साइड पे। अब दूसरी ap को सामने रखें, उसका d फाइंड करें और उसकी भी nth टर्म जो है वो लिख लें, ये a1 n-1 और ये जो d आया है उसके साथ। अब हमें पता है कि दोनों an बराबर हैं, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रखें। अब इसको हल करना है n के लिए, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7n 7 1s आर 7, और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट ले आऊँ इसी साइड पे। 63 देखें पॉजिटिव है ना, इधर आके नेगेटिव, 2n प्लस का आना है, उधर आके माइनस का हो गया, और 2 1s आर 2 -2 होना है, उधर आके प्लस का हो गया। 2 स्टेप इकट्ठे कर लिए। अब 7n में से 2n निकाल दें, 5n, और 3 को -7 को -63 को +2 को आप करेंगे तो ये -65 बन जाएगा। इसको उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 जाके उसको डिवाइड करेगा तो ये n की वैल्यू देखें 13 मिल गई। 16 वाला क्वेश्चन, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, अब pth टर्म है, जैसे nth टर्म होती है इस तरह से pth टर्म भी हो सकती है, उसका आंसर आता है q, ठीक है, एंड द qth टर्म इज p, और q वाली जो टर्म है वो p बन जाती है। बहरहाल बना लेते हैं। प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज दिस वन, तो nth वाली जो रकम है वो ये बनती है, तो वो बनाते हैं इंशाल्लाह। अब इसको लिखते हैं pth टर्म। अब pth टर्म में ज़ाहिर है यही होता है ना, a1 प्लस p माइनस 1, क्योंकि आपको पता है an का फार्मूला तो याद है ना, तो an में जब nth टर्म लिखते हैं तो यहाँ n होता है, तो इसलिए pth टर्म है तो यहाँ p हो जाएगा p माइनस 1, और वो किसके बराबर है, q के बराबर है, और जो qth टर्म है वो जाहिर है यहाँ पे n की जगह q आ जाना है, और वो किसके बराबर है, p के बराबर है। तो ये दो रिलेशंस या इक्वेशनें हमारे पास आ जाएंगी, इनको ऊपर नीचे लिखेंगे, वही बात के साइन चेंज करेंगे। पीछे भी 2 सवालों में हमने ये काम किया, ऐसे ये कट जाएगा। अब देखें उसमें से इसने माइनस होना है, तो p माइनस 1 लिख के, और इन्होंने माइनस यानी इनके साइन चेंज होंगे, -q +1 -q +1, और ज़ाहिर है d दोनों के साथ है तो कॉमन फॉर्म में लिख लें, और इधर से लिखेंगे तो q - p, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ देखिए +1 -1 कट जाता है, पीछे रह जाएगा p - q, और ये चूंकि d से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड में, तो p - q। अब देखिए ऊपर भी p - q है, नीचे भी p - q है, लेकिन दोनों का साइन चेंज है, ठीक है। तो ऊपर वाला, अब देखें ऊपर वाले को आप चेंज कर लें, p इधर ले आए q उधर ले आए, समझें कि उसमें से आपने माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो -p, देखें -p, माइनस जब इधर जाएगा तो +q, तो इसलिए आप माइनस इधर लिख के इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। उसका फ़ायदा यही होगा कि आपस में कट जाएंगे, तो -1 जब चीज़ें कट जाएं तो पीछे 1 बाकी बचता है। तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई, जो कि छोटा सा आंसर आया 1।
-1, डी में हमें पता चल गया। अब A1 भी चाहिए, तो A1 के लिए आपको पता है किसी एक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट वाली को यूज़ कर लेंगे, यहाँ डी की जगह -1 लगा लेते हैं। सो A1 प्लस P-1 और आगे डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू Q। अब -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो साइन चेंज होगा ना इनका, -P, या ऐसे कह लें कि ये माइनस यहाँ रखें और इसको उठा के जब उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो P-1 का P-1 ही रहेगा उस साइड पे जाके। ठीक है, 2 स्टेप बनाने हैं तो बना लें, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें फिर उधर ले जाएं, तो यही बनता है। ठीक है, A1 की वैल्यू ये आ गई। अब चूंकि हमें nth टर्म चाहिए तो nth टर्म का फार्मूला आपको पता है, यही होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। अब क्या करना है, हमें A1 भी हमने फाइंड किया हुआ है, ये A1, और D की वैल्यू -1 निकाली हुई है, वो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करा देते हैं। सो ये देखें, वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करवाई, A1 की वैल्यू और D की वैल्यू, तो Q प्लस P-1 वो लिखा, माइनस इनके दोनों के साइन चेंज करेगा, -n और ये +1 हो जाएगा। अब +1 ये और -1 ये कट गया, P प्लस Q और -n देखे रह गया, तो यही हमारी nth टर्म है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन AP। अब ये भी AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 3 रकमें हैं। शो दैट b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस b। तो b की जो वैल्यू है वो a और c की फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक नया तरीका यूज करेंगे। देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ना एक फार्मूला है या रूल है या लॉ है कि 3 रकमें आपके पास होना जो कि प्रॉपर सीरीज में है, तो उनमें से जो मिडल वाली होती है ना वो इसके पीछे वाली और आगे वाली का मीन होती है, अरिथमेटिक मीन होती है कि आप पीछे वाली और आगे वाली को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो वो मिडल वाली वैल्यू आ जाती है। एक मिसाल आपके दूं कि अगर लेट्स सपोज 1 है, 3 है, 5 है, और ज़ाहिर है कि हर दफ़ा 2-2 ऐड हो रहे हैं और इस तरह से पूरी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो अब देखें ये 3 मिडल वाली है ना, तो ये देखें इन दोनों का मीन बनती है 5 और 1 मिलके 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे देखें 3। तो ये इसका प्रॉपर लॉ है, हमेशा ये होल्ड करता है। तो ये चीज़ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखें जो रिलेशन बन रहा है वो बी मिडल वाला एक तरफ है और ये दोनों एक तरफ है, तो डेफिनेटली इस लॉ के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे सिंस 1/b इज द मिडल टर्म, सो 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। 1/a और 1/c को ऐड किया और ऐड करके जो आता है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। अब इसको हल करें, अब चूंकि ये दोनों ओवर में हैं तो एलसीएम तो बनेगा, a और c नीचे आएगा, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, c इधर आ जाएगा, a1 ज़रा इधर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 का मतलब ये है 1/2 ओवर में ले लें। अब ओवर में लेने का मतलब ये 2 फिर इनके साथ जा सकता है क्योंकि वो भी ओवर है, तो 2ac और a प्लस c ऊपर, और यहाँ से इसको उल्टा कर लें क्योंकि b जो है वो ओवर में है ना, तो उल्टा लें, इसको उल्टा करें तो फिर वो वाला भी उल्टा हो जाएगा। सो b ऊपर आ जाएगा और इधर से भी 2ac ऊपर आ जाएगा और a प्लस c नीचे चले जाएगा। तो देखें यही तो प्रूव करना था, b इज इक्वल टू दिस वन, यही उसने सवाल में दिया हुआ, ये हमारा प्रूफ हो गया। सो देखें सिंपल सा काम था, 4-5 स्टेप्स बनाने पड़े इसमें। 18 वाला, अब 18 वाले में भी वही रकमें हैं, 1/a, 1/b एंड 1/c, ये भी AP में आ रहा है। शो दैट द कॉमन डिफरेंस, वो जो D आता है कि जी एक में से दूसरी माइनस करके जो D निकालते हैं उसकी वैल्यू ये है a माइनस c ओवर 2ac। अब देखें इसमें गौर करें तो इसमें B वाली टर्म नहीं है इसके अंदर, तो D को इस तरह से फाइंड करेंगे कि B इसमें ना हो। अब चूंकि आंसर में से B को निकाल देना है, तो अगर आप याद करें जो पिछला सवाल था उसमें B की कुछ वैल्यू निकाली थी, तो जो D का आंसर बनाएंगे ना उसमें B आ रहा होगा तो वहां B की वैल्यू हम पुट करा सकें, तो B की वैल्यू हम दोबारा बना लेते हैं उसी तरह के जी। B मिडल वाली टर्म है और वो जाहिर है कि जो पहली और तीसरी टर्म है दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करने से वो आती है, तो वही रिलेशन पिछले सवाल वाला लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, 2 उसके साथ आएगा, उल्टा कर देंगे, B की वैल्यू आ जाएगी जैसे पिछले सवाल में मैंने समझाया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब आप ज़रा D फाइंड करें। D आप फाइंड करने के लिए वही 1/b माइनस 1/a, सेकेंड वाली में से आप फर्स्ट वाली माइनस कर रहे हैं जो कि हमने पीछे दिखाया आपको, जैसे सवाल के अंदर टर्म्स मौजूद हैं, 1/b माइनस 1/a। अब ज़ाहिर है यहाँ B की वैल्यू आप ये वाली पुट करा दें
क्योंकि हमारे आंसर में बी नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2ac/a+c है वो यहाँ पुट कराएं। सो देखें उसकी जगह पे वो आ गया। अब इसका एलसीएम लेना है, लेकिन देखें ये ओवर के नीचे ओवर है। ये बार बार मैं बताता हूँ, इसका रूल होता है कि ओवर के नीचे ओवर हो तो जो सबसे नीचे चीज़ होती है उल्ट के ऊपर आ जाती है। तो a+c जो है वो ऊपर चला जाएगा और 2ac पहले ही नीचे है। अब इनका एलसीएम लें, तो एलसीएम में 2ac ही एलसीएम आना है, क्योंकि ये भी a है तो a इधर से भी मौजूद है, तो 2ac ही एलसीएम आएगा। तो 2ac चूंकि सेम है, इसका ऊपर वाली एज इट इज आएगी, और यहाँ से देखें तो a और a कटेगा, 2c 1s are 2c, ठीक है। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये एलसीएम का रूल होता है। अब यहाँ देखें तो a तो ठीक है अकेला, लेकिन ये प्लस का c है, यानी +1 का -2 का, +1 -2 करेंगे तो -1 होता है, तो a-c/this1। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इसके बराबर है जिसमें b नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ak एंड am, ak का मतलब kth टर्म और am का मतलब mth टर्म, डिनोट टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ एन ap, किसी ap की ये दो रकमें हैं, ठीक है, बना लेते हैं। शो दैट इट्स nth टर्म इज, ये ऑलमोस्ट वही अगेन पीछे वाला एक सवाल हमने किया था बिल्कुल इस तरह का, जिसमें pth टर्म q के बराबर थी, qth टर्म जो है वो p के बराबर थी, और वहाँ पे भी n ही फाइंड करना था। तो यहाँ पे भी वही काम है कि जी nth टर्म जो है वो ये बनती है। अब ये बेसिकली प्रूफ है एक किस्म का। सो ठीक है, उसी तरह से चलेंगे। पहले तो nth टर्म का फार्मूला लिख लें, क्योंकि उसी को लेके हमने आगे चलना है। अब चूंकि हमें kth टर्म चाहिए तो जहां n है वहां पे k लगा दें, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और फिर हमें mth टर्म भी चाहिए, तो जहां n है वहां पे m लगा दें, उसकी जगह पे भी m लगा दें। तो ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको फिर उसी सवाल की तरह कि जी पहले a को खत्म करवा के तो d की वैल्यू फाइंड करें, तो फिर दोनों को ऊपर नीचे रख के तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। इस इधर भी माइनस किया, इधर भी माइनस किया, इधर भी माइनस कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो वैल्यूज नहीं है ना, तो ऐसे ही लिखेंगे ak - am, और इधर से ये दोनों कट गए और d तो कॉमन है, तो k-1 लिख के पहले तो माइनस के साथ ये दोनों साइन चेंज करके वो लिख लिए। यहाँ से फिर वही +1 -1 कटेगा, वहाँ पे भी ऐसे किया था हमने, तो k-m और साथ d आ गया। और d फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके डिवाइड करेगा, तो k-m ओवर में आ गया, तो d की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें a1 की वैल्यू चाहिए। अब a1 की वैल्यू के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होना है, क्योंकि देखें हमारा ये जो आंसर आना है ना उसमें ak है, तो a1 की वैल्यू जो है ना आप ज़ाहिर है दोनों में से ले सकते हैं, लेकिन ak वाले में से लें, क्योंकि हमारा आंसर ak की फॉर्म में आना चाहिए। तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, इसको यूज़ करते हुए a1 की वैल्यू फाइंड करें। अब चूंकि यहाँ से a1 निकालना है तो a1 को अकेला करें, ये उठ के उस साइड पे जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो इधर ये चीज़ माइनस हो जाएगी ना उधर जाके, तो ak - this 1, तो देखें ak के साथ ये चीज़ माइनस में, a1 अकेला, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली उधर जा रहा है ना, तो मैंने वो दो स्टेप इकट्ठे कर दिए कि उधर ले जाके तो उस चीज़ को इधर लिख दिया, a1 उधर लिख दिया, बात एक ही है। अब a1 की वैल्यू जो है देखें इस फॉर्म में आ रही है। अब इस a1 को यूज़ करेंगे nth टर्म के फार्मूले में, क्योंकि देखें हमें जो आंसर देना है वो nth टर्म का देना है। तो nth टर्म किसके बराबर थी, an = a1 + n-1d, तो a1 इसमें आ रहा है, तो a1 की वैल्यू इसके बराबर है, तो इस सारे को उठाएं a1 की जगह पे देखें लिख दिया, और आगे जो n-1d है वो भी आ गया। अब देखें यहाँ पे इस d जो है इसके साथ भी है, d इसके साथ भी है, तो d को इकट्ठा कर लें, कॉमन ले लें, ठीक है। तो n-1 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो प्लस का है, लेकिन इसके पीछे माइनस है, तो ये साइन चेंज करेगा ना, -k+1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें फिर वही -1 + 1 कटेगा और n - k जो है वो रह जाएगा। अब आप यहाँ पे d भी पुट करा लें, क्योंकि दोनों इकट्ठे पुट कराते हैं ना तो स्यापा पड़ जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए d की वैल्यू अब लगाएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो d की वैल्यू जो पीछे फाइंड की थी वो अब यहाँ n - k के साथ लगा दें, तो बस फर्दर फिर हमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी। तो ये थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे यूज़ करनी है कि वैल्यूज़ इकट्ठी नहीं लगानी, पहले a1 की वैल्यू लगा लें, थोड़ा हल करें और एंड पे जस्ट d की वैल्यू पुट करा दें तो वो आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ a1 a2 a3 an आर पॉजिटिव, ज़ाहिर है कि ये प्लस की फॉर्म में है, एंड इन AP, और इनकी AP भी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी इनका D भी आता है, nth टर्म भी बनती है, तो प्रूव ये करना है कि ये जो सारी साइड है इज इक्वल टू दिस वन।
अब ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसको थोड़ा सा गौर करें। 1/a1 का स्क्वायर रूट है, फिर a2 का स्क्वायर रूट है, अगली टर्म में a2 और a3 है, फिर आगे a3 और a4 होगा, और अब जाहिर है जब nth पार्ट आना है तो n-1 और n वाली टर्म आएगी। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है, a1 a2 a2 a3 a3 a4 एंड सो ऑन, चलती चली जा रही है। तो इसको हमने हल करके इसके बराबर लाना है। अब इसके देखें पहले तो वही बात, इस साइड को लेके चलना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया सारा, ये हम आप इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसमें देखें रकमें काफ़ी सारी हैं, और मसले की बात ये है कि ये जो ओवर में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इन सब का स्क्वायर रूट खत्म करवाना है। अब स्क्वायर रूट खत्म करने का वही एक रूल था, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करवाएंगे तो कितनी ज़्यादा की करवाएंगे, तो हम एक की करके ना रैशनलाइजेशन, तो फिर बताएंगे बाकियों का भी ऐसे ही होता है। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, 1/a1 स्क्वायर रूट टू a2 स्क्वायर रूट, इसको रैशनलाइज करवाते हैं। रैशनलाइज का तरीका वही था कि जो नीचे टर्म है उसी को ऊपर लिखें, उसी को नीचे लिखें, और अगर प्लस है तो आप माइनस कर दें, साइन चेंज कर दें, कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, बहरहाल जैसे भी होता है। अब तरीकाकार क्या होता है, ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, अब 1 से ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वही रहेगी, लेकिन नीचे आपको पता है रैशनलाइजेशन में हमेशा फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि रकमें एक जैसी हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो वो जो थर्ड फार्मूला है वो यूज़ होगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब स्क्वायर्स का फ़ायदा ये होगा कि स्क्वायर रूट कट जाएगा, ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे a1 माइनस a2, ठीक है। अब a1 माइनस a2 जो है, अगर इसमें से आप माइनस बाहर निकाल लें, वो क्यों निकाले मैं बताता हूँ, लेकिन अगर आप माइनस बाहर निकाल दें तो दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, a2 पहले आ जाएगा a1 आगे, ठीक है। अब ये देखें a2 माइनस a1 क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो वो d आता है, क्योंकि ये है हमारे पास a1 a2 a3, तो a2 में से a1 माइनस करेंगे तो d आएगा ना, तो फिर हम लिख सकते हैं कि इसकी जगह पे d, तो वो चूंकि d लिखना था इसलिए इसमें से माइनस कॉमन निकाला है। अब ये देखें जो पहली टर्म थी हमारी ये वाली, वो इसके बराबर आ रही है, तो इसका मतलब जो बाकी टर्म्स हैं वो भी तो इसी फॉर्म में आएंगी ना। अब مثلا ये वाली जो है a2 3 है ना, तो यहाँ पे a2 a3 हो जाएगा, d तो नीचे आएगा ही आएगा। तो इस तरह से करके ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेंगे। सो देखें ये हमने उसको लिख लिया उस तरह से, सबके नीचे d आ रहा है, a1 a2 a2 a3, उसी तरह से उसी पैटर्न के साथ, और उसमें माइनस आया था तो बाकियों में भी माइनस आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा हल करते हैं, देखें हर एक के साथ माइनस d है, -1/d को कॉमन ले लें, तो जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो रह जाएंगी, a1 माइनस a2 a2 a3, वो सारा हम लिख लेंगे ऊपर वाली टर्म्स। लेकिन ऐसे लिखने से फ़ायदा ये होगा कि ये देखें -a2 और ये +a2 कट जाता है। इसी तरह से अगली -a3 तो एक और होगी अगली टर्म उसके साथ, क्योंकि प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है, तो चलती चली जाएंगी, कटती चले जाएंगी, क्योंकि जैसे अब ये है तो इसके पीछे भी एक होनी है, उसने भी कट जाना है। लेकिन जो लास्ट वाली है उससे आगे कुछ नहीं है जिसने उससे कटना हो, तो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली ये रह जाएगी, बच जाएगी। तो a1 का स्क्वायर रूट और an का स्क्वायर रूट, तो छोटी चीज़ हो गई। अब इसको लेके चलना है। अब इसको फर्दर हल करने के लिए ना d की वैल्यू का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आंसर निकालना है उसमें d कोई नहीं है। देखें ये जो आंसर निकाला है उसमें n वगैरह तो है, लेकिन d वगैरह कुछ नहीं है, तो उस तक जाने के लिए हमें अब d की वैल्यू चाहिए। अब d की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, वही nth टर्म का सहारा लें, an = a1 + n-1d। अब यहाँ से d अकेला करें, a1 उधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, फिर n-1 d से मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरह के जाके डिवाइड में, तो an-1/n-1, तो देखें d की वैल्यू, ये वैल्यू अब यहाँ पे, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लिया था ना, वहाँ पुट करा लें, -1 ये चीज़, देखें -1 वो वाली चीज़ आ गई, और साथ ये हमारा जो पहले से आ रहा था। अब इसको थोड़ा सीधा करें, ओवर के नीचे ओवर है, n-1 ऊपर चला जाएगा, an-1 वो साथ, लेकिन देखिए पीछे माइनस है, तो ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा, a1 पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, उसको इस फॉर्म में लिख लें। अब इसकी थोड़ी सी रैशनलाइजेशन या थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो आंसर है उसकी तरफ पहुंचना है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टोटका ये यूज़ करें कि इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के ना, तो उनके ऊपर स्क्वायर ले लें, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं। तो इस देखें a1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लिया, an के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लिया, और ऊपर स्क्वायर्स भी लगा लिए उनके। अब इसमें फ़ायदा, ऊपर स्क्वायर का फ़ायदा क्या होगा, इनको आप एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं, वही कि a² - b² हो, तीसरा फार्मूला, तो उसको हम क्या करते हैं, a - b और a + b करते हैं। तो फिर ये जो a1 का स्क्वायर रूट और an का स्क्वायर रूट है, देखें एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में।
अब ये जो हमने काम किया अब फ़ायदा हमें मिलना है, क्योंकि ये देखें ऊपर भी ये नेगेटिव वाली टर्म और ये नीचे वो नेगेटिव जो है वो एक जैसी है। तो ऊपर क्या बच गया n-1 और नीचे बच रहा है a1 का स्क्वायर रूट प्लस an का स्क्वायर रूट, और यही हमें प्रूव करना था। वो हमने उसको लिख देना है भाई, ये देखें हमने लिख दिया तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, लेकिन बहरहाल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा। 21 वाला क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट जैसे होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहता है उसके रूट्स इक्वल है। आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, रूट्स इक्वल का मतलब क्या होता है कि इसका जो एक होता था डिस्क्रिमिनेंट, उसको 0 के बराबर रखते थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हो ना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वो जो स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो डिस्क्रिमिनेंट था। ये चैप्टर नंबर 2 आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ओल्ड सिलेबस। अभी जो नए बच्चे आएंगे फिर उनके लिए कुछ और हो जाएगा, पता नहीं कहीं और उन्होंने पढ़ा होगा। जो नए बच्चे होंगे ना उनके लिए वो 9th क्लास में उन्होंने पढ़ा होगा, 9th क्लास में ओमेगा वगैरह हैं उसके अंदर। तो बहरहाल तो वो चीज़ यहाँ पे यूज़ होनी है। तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेनी है। अब इसमें देखें ये जो टर्म है ना, ये हमारी ए होती है, ये हमारी बी होती है क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से, ये सी होती है। वो मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि वो अंदर भी ABC है, तो बहरहाल ध्यान रखना है। इफ़ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 होना चाहिए। अब बी कौन है, ये वाला, तो इसको लगाएं बी की जगह पे, और 4ac ए होता है ये वाली टर्म और सी होती है ये वाली टर्म, उनको लिख लें। अब इसको थोड़ा हल करें। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab जैसे फार्मूला होता है, ठीक है, माइनस 2ab। अब माइनस 4 है, पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लिया, वही सिंपल तरीका बी और ए, ठीक है, फिर बी के साथ गया, सी ए और सी बी, जैसे होता है वैसे हम कर लेंगे। फिर -4 से भी मल्टीप्लाई कर दें, हर एक के साथ 4 4 आ जाएगा और माइनस इनके साइन भी चेंज कर देगा। अब इनको थोड़ा सा सीधा करें, देखें ए के ऊपर भी स्क्वायर है, सी के ऊपर भी स्क्वायर है, और ये जो देखें 4b स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो इनको इकट्ठा करें, ठीक है। ए स्क्वायर को लिखें, ये जो 4b स्क्वायर है इसको लिखें, और ये जो सी स्क्वायर है इसको लिख लें। अब ये 2ac जो है वो देखें ये आ रहा है, 2ac देखें 2 होंगे, ये वाला भी है ये वाला भी है, तो 4ac में से 2ac निकाल दें तो 2ac, और ab वाला जो है उसको लिखें, फिर bc वाला ये वाला भी है उसको लिख लें। तो तरतीब है बेसिकली, यहाँ पे हम फार्मूला बनाने लगे हैं। वो 3 रकमों का फार्मूला था ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी 10th में आपने पढ़ा हुआ है। तो फार्मूला था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो देखें ए के ऊपर स्क्वायर आप इजीली बना सकते हैं, 4b स्क्वायर है तो 2b का स्क्वायर, माइनस क्यों आया वो मैं बता देता हूँ, और सी के ऊपर भी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है यहाँ पे 2ab 2bc 2ca होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी आ रही हैं टर्म्स, तो इसका मतलब डेफिनेटली इनमें से कोई एक रकम नेगेटिव है। अब वो पता चलाने के लिए देख लें कि माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है। ए बी वाले प्रोडक्ट में आ रहा है, बी सी वाले प्रोडक्ट में आ रहा है, और ए सी वाले में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट का जो आंसर है वो प्लस का है। तो ए और सी पॉजिटिव होंगे तो बी वाला नेगेटिव होना चाहिए, बी के साथ आप माइनस लगा लें, तो इधर लगा लें। बाकी सारा वही है, +2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड, +2 इंटू फर्स्ट और थर्ड, +2 इंटू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उस तरह से ए बी बी सी सी ए वो बन जाता है। तो फार्मूला बन गया। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो a - 2b + c सारे का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 0, उधर तो 0 आ ही रहा है। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर ज़ाहिर 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आता है। तो a - 2b + c = 0। अब यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन करना क्या था, वो कहता है कि प्रूव करें कि ये हमारी ये जो a b c हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आती हैं। तो यहाँ तक जब पहुंचे हैं ना, अब ये देखें b माइनस का है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो b पॉजिटिव का हो जाएगा। तो a माइनस, ये देखें a + c = 2b। अब इस रिजल्ट को रखें यहीं पे, ठीक है। अब जो प्रूव करना है वो क्या था कि जी a b c जो है AP में होनी चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि मिडल वाली जो है ये इन दोनों के मीन के बराबर होनी चाहिए, अरिथमेटिक में ये होती है, ठीक है, ये ला है इसका। तो b = a + c/2, तो वो हम लिखेंगे, और यहाँ से देखें 2 को अगर उठा के उधर ले जाएं तो 2b बन जाएगा a + c। अब 2b = a + c, ये कहाँ से हमने बनाया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बनाया। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे भी तो वही बन रही थी,
तो इसका मतलब कि ये वाली जो चीज़ यहाँ से आ रही है, ABC जो आ रहे हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है, क्योंकि उसी का रूल तो है हमने यहाँ पे प्रूव करके दिया। तो इसलिए हम कह देंगे एंड पे आके कि ये जो हमारा ABC है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। 22 वाला क्वेश्चन, इफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, जाहिर है राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो कहता है उसकी साइडें जो हैं, तीनों साइडें, जाहिर है हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, वो तीनों साइडें कहता है अगर वो AP में हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तीनों साइडें जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं, तो फिर क्या है कि उनकी जो तीनों साइडों की रेशियो बनती है वो देखनी है कि क्या आती है, वो हमने देखना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ज़ाहिर है इस तरह से करके बनती है। अब यहाँ पे देखें हम एक रूल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि देखें हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, और ये दोनों उससे छोटी होती हैं। तो एक हमारे पास एक होता है एक तरीकाकार लिखने का कि एक टर्म है ना आपके पास A माइनस डी, और एक है A और एक है A प्लस डी। देखिए ये बड़ा अच्छा होता है एक प्रोग्रेशन को लिखने का, क्योंकि अगर एक टर्म आपकी A है ना मिडल वाली, तो उससे पीछे वाली क्या होगी, क्योंकि उसमें से D माइनस किया जाता है। D वही, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक में D होता है, किसी टर्म में D ऐड करते हैं तो अगली टर्म आती है, उस टर्म से पीछे वाली लेनी है तो D को माइनस कर लें। तो देखें ये जो मिडल टर्म है उससे आगे वाली लेनी है टर्म तो A प्लस D बना लें, उससे पीछे वाली टर्म लेनी है तो उसमें से D माइनस कर लें। क्यों हम ये बना रहे हैं, इस तरह से लेट कर रहे हैं कि भाई एक टर्म ये है, एक ये है, ये वो, क्यों? इसलिए कि वो कह रहा है कि उसकी जो AP है वो बन रही है, तो AP की शक्ल में ही हमें उनको लेट करना है। ठीक है, तो ये तीन हम लेट कर लेंगे, भाई एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। ठीक है, वो हम लिख लेंगे कि लेट A माइनस डी एंड A प्लस डी आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, क्योंकि ये A है, ये A में से D माइनस हो रहा है तो ये तो और छोटी हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी है A प्लस डी, क्योंकि इसमें D प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो A प्लस डी जो है वो सबसे बड़ी है। किधर गया ये, सॉरी ये मैंने B बना दिया, ये D है बेसिकली, तो A प्लस डी सबसे बड़ी है। तो अब इसको लेके हम चलते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस A प्लस डी है, उसको एक तरफ रखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस जो मर्जी हो वो डजेंट मैटर, तो A इधर रख लें, A माइनस डी इधर रख लें। अब इनके स्क्वायर्स एक्सपेंड करने हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB का फार्मूला, इधर भी वही 2AB का फार्मूला लेकिन माइनस में, और ये वाला A स्क्वायर साथ आ जाएगा। अब देखें यहाँ से चीज़ें कटती हैं, A स्क्वायर ये A स्क्वायर कट गया, क्योंकि एक जैसी है ना दोनों तरफ, उठ के उधर जाएंगी तो माइनस क्यों होगी, खत्म हो जाएगा, और D स्क्वायर भी कट जाएगा, D स्क्वायर भी कट गया, पीछे रह गया 2AD, इधर इधर A स्क्वायर रह गया, माइनस 2AD रह गया। अब माइनस 2AD उधर जाएगा तो 4AD और साथ ही A स्क्वायर। ठीक है, अब एक A भी कट जाता है, क्योंकि एक A उठ के उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा ना, तो एक A कट जाएगा। तो फिर अब यहाँ से 4 को भी उधर ले जाएं तो D इज इक्वल टू A ओवर 4, और ये D की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप अगर उनको रेशियो में लिखेंगे कि भाई A माइनस डी है, रेशियो है A और इस तरह, क्योंकि रेशियो ही तो फाइंड करनी है। अब D की वैल्यू यहाँ पुट करा लें, क्योंकि D की वैल्यू A ओवर 4 आई है, वो आप लगा दें। अब इनको आप एलसीएम लें, 4 1 जार 4, 4 में से एक निकालें 3A, इसका भी 4 1 जार 4, 4 और A ऐड करेंगे तो 5A। ठीक है, इस तरह से करके, और यहाँ से तीनों साइडों से अगर आप A को ख़त्म कर देते हैं तो 3 ओवर 4, 1 और 5 ओवर 4, और ओवर 4 ख़त्म करें तो 4 से सबको ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 4 कट गया 3, 4 1 जार 4, और यहाँ से भी 4 कट गया तो 5। सो देखें इनकी जो रेशियो बनती है 3 4 5 की बनती है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है 23 वाला, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर प्रोग्रेशन इन n। अब कहते हैं जो nth टर्म है, बाकियों का हमें नहीं पता, लेकिन जो nth टर्म है वो लीनियर है, तो फिर बाकी भी तो लीनियर ही होंगी ना, क्योंकि जो एक सिलसिला चल रहा होता है, तरीकाकार जो रूल चल रहा होता है वो सारियों के साथ चल रहा होता है। तो nth टर्म अगर लीनियर है, बाकी सारी भी लीनियर होंगी। अब लीनियर कौन सी होती है कि जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल बेसिकली n है, क्योंकि nth टर्म में n ही तो आना है, उसमें x थोड़ी लगाना है, क्योंकि इसमें n लगाते हैं, क्योंकि n वेरिएबल होता है, n की जगह 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं तो आपको सारी टर्म्स मिल जाती हैं। तो इसलिए इसको इस ज़ाहिर है इस फॉर्म में मैंने दिखाने की कोशिश की कि लीनियर जो है वो ये शक्ल होती है, उसमें ज़ाहिर है कि ये कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, तो ये प्रॉपर शक्ल लीनियर की ये है। और चूँकि हमारी nth टर्म है, अब हमें तो नहीं पता कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो मैंने उसको कैपिटल A और कैपिटल B का नाम रख दिया, कुछ भी रख दें, CD रख दें नाम उसका, लेकिन कैपिटल फॉर्म में रख लें ताकि उनसे फ़र्क पड़े। अब ये हमारी nth टर्म है जो कि लीनियर
लीनियर फॉर्म में है। तो प्रूव ये करना था, कहता है देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो ये जो है कहता है एपी की फॉर्म में ये बनेगी, एपी हमें प्रूव करना है। अब nth टर्म तो है हमारे पास, तो एपी फाइंड करने के लिए बेसिक रूल वही होता है कि आप डी फाइंड कर लें। अगर डी आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा तो वही नंबर तो हर दफ़ा आप ऐड कर रहे होंगे तो प्रूव हो जाएगा। सो आप एन आपके पास है तो एक उससे पिछली रकम ले लें या उससे एक अगली ले लें, कोई मसला नहीं है। तो उससे पिछली रकम होगी n-1, तो n की जगह n-1 लगा दें, यहाँ पे भी n की जगह n-1 लगा दें। अब दोनों को माइनस करेंगे तो d निकलेगा, तो d का फार्मूला an माइनस an-1, अगली रकम में से पिछली माइनस, तो an की वैल्यू लगाएं, माइनस लिखें, an-1 यानी ये वाली जो टर्म है उसको लिख लें। अब इसको माइनस एक्सपैंड कर दें, एक तो a से मल्टीप्लाई भी कराए ना, an लेकिन माइनस का, a1 जार a लेकिन दोनों माइनस मिलके प्लस, और ये जो प्लस बी है ज़ाहिर इस माइनस की वजह से माइनस बी। अब देखें प्लस बी माइनस बी कट गया, an और an कट गया और सिर्फ रह गया कैपिटल A। और कैपिटल A क्या चीज़ थी, n के साथ पीछे उसका कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट कांस्टेंट ही होता है, नंबर होता है कोई एक, तो ये कोई एक नंबर है, कांस्टेंट है। तो d की वैल्यू जब एक कांस्टेंट नंबर आती है तो वही d तो ऐड हो रहा है, तो फिर उसी से पता चल गया कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। सो डी या ए जो है ये क्या चीज़ है, विच इज़ अ कांस्टेंट। सो एवरी टाइम टू गेट अ न्यू टर्म, अ कॉमन टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म डी या ए इज एडिड, सो प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो ये एपी है, ठीक है जी। लें जी, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।